प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर आज के केमिस्ट्री सेशन में, जिसमें हम लोग आज केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के ऐसे 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के एग्जामों में जो है पूछे जा चुके हैं, जैसे कि एसएससी के डीईओ, एलडीसी मल्टीटास्किंग, जीडी कांस्टेबल, रेलवे के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, स्टेट पुलिस में बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, दरोगा, सी सेट, बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार एसएससी, स्टेट, सी टेट और इसके अतिरिक्त सीईटी जैसे बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं ऑलरेडी। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन को जो है एक एक करके हम देखते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है एंजाइम से संबंधित, और एंजाइम से संबंधित क्वेश्चन ये है कि एंजाइम जो होते हैं वो कैसे पदार्थ होते हैं, जिसमें कि चार ऑप्शन है। जल में घुलनशील होते हैं, दूसरा है जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, और तीसरा है कि वाहिका विहीन ग्रंथि से उत्पन्न होते हैं, और चौथा है कि विषाणुवीय बीमारियों से के संक्रमण को रोकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। एंजाइम जो होता है वो पचाने का काम करता है। अब पचाना मतलब क्या होता है? पचाने का मतलब होता है कि भोजन के जो जटिल अघुलनशील अणु होते हैं या फिर जो है पदार्थ होते हैं, उनको सिंपल मतलब साधारण सरल छोटे छोटे ऐसे पदार्थों में तोड़ना जो कि आसानी से घुल जाते हैं जल में और वो आपके अवशोषित हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था कि एंजाइम जो होते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलते हैं। इसमें जो पहला था आपका जल में घुलनशील होते हैं, ऐसा मतलब कोई बात नहीं है। अगला जो ऑप्शन है कि वाहिका विहीन ग्रंथि से उत्पन्न होते हैं, ये भी आपका गलत है। वाहिका विहीन ग्रंथि से एंजाइम नहीं बल्कि हार्मोन निकलते हैं और विषाणुवीय बीमारियों के संक्रमण को रोकते हैं, ये भी गलत आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है कि बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो इसमें आपका ऑप्शन है वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। देखो मेनली होता है इसमें आर्गन, लेकिन आर्गन के अतिरिक्त इसमें नाइट्रोजन भी होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है आप लोगों को कि बिजली का जो बल्ब का फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट जो है आपका किससे बनाता है? तो वो फिलामेंट जो है आपका बना रहता है टंगस्टन से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपका बना रहता है टंगस्टन से। टंगस्टन का जो है लैटिन नाम आपका क्या होता है? तो टंगस्टन का लैटिन नाम होता है उल्फ्राम, जिसका कि संकेत हो जाएगा डब्लू। तो ये आप लोगों को डेटा बल्ब से संबंधित ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वो चटक जाता है। तो इसका क्या कारण है? इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। शीशा आसानी से गर्म हो जाता है, या फिर खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं, या फिर शीशा ऊष्मा का खराब चालक है, या शीशा अधातु होता है। जिसका करेक्ट आंसर है कि खौलता हुआ जो भी द्रव होता है वो अपना प्रेशर ज्यादा बढ़ा देता है, यानी कि ज्यादा प्रेशर लगाता है किसी वस्तु पर, जिस वस्तु में वो रखा जाता है उस वस्तु में। यही कारण है कि खौलता हुआ जो दूध या फिर जल होता है वो जब शीशे के बर्तन में रखा जाता है तो वो चटक जाता है, क्योंकि ये दूध या फिर जल जो है शीशे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है, निकालता है, उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जंग में लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? कुछ अधिक होता है, बराबर होता है, कम होता है, या लगभग बराबर होता है? तो ये बराबर तो बिल्कुल नहीं होता है, ना कम होता है, ये अधिक होता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण ये है कि लोहे में जब जंग लगता है तो जंग में सिर्फ लोहा ही नहीं बल्कि ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड भी होते हैं, तो उसका भी वेट आपका होगा, और इस वजह से इसका वेट आपका बढ़ जाएगा। यानी कि लोहे में जिस लोहे में जंग लगा हुआ है वो उसका वेट बिना जंग लगे हुए लोहे की तुलना में बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है परम शून्य ताप क्या है? ऑप्शन ए है किसी भी तापमान पैमाने का आरंभ बिंदु, सिद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, या फिर वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, या फिर चौथा ऑप्शन है वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। देखो परम ताप का आपका डेफिनेशन ही होता है कि परम ताप जो है वो सिद्धांतिक रूप से वो सबसे कम संभव तापमान होता है, और सबसे कम संभव तापमान यानी कि परम शून्य तापमान जो होता है ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा, या फिर कह सकते हैं हम लोग -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ये आपका सबसे कम आपका जो है संभव तापमान होता है, जो कि परम शून्य तापमान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि ईंधन के जलते समय
उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वे वातावरण में ऑप्शन ए मतलब मुक्त हो जाते हैं या फिर आ जाते हैं। दूसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प में बदल जाते हैं। और तीसरा है परिवेश के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। और चौथा है हाइड्रोजन में बदल जाते हैं। जिसका करेक्ट आंसर है कि किसी भी जलावन यानी कि ईंधन को जब हम जलाते हैं तो उसमें जो कार्बन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और उसमें जो हाइड्रोजन होता है वो आपका वाटर वेपर यानी जलवाष्प में बदल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होता है जो कि 78% होता है लगभग लगभग, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग लगभग 21% होता है। ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला वातावरण में दूसरा गैस है। इसके बाद तीसरा में आर्गन आ जाएगा और फिर बाकी अन्य गैस है। अगला बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है लोहे के पाइप को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे के कोई भी वस्तु हो उसके ऊपर अगर जस्ता का एक परत चढ़ा रहे हैं ताकि वो परत जो है हवा को लोहे के संपर्क को जो है तोड़ दे, जिसकी वजह से कि वो उसमें जंग नहीं लगे। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि जो एक निम्न कोटि की धातु होती है उनको सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर उच्च कोटि की एक धातु का परत चढ़ा देते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसमें भी क्या हो रहा है, एक धातु के ऊपर दूसरे धातु को हम लोग चढ़ा रहे हैं, ठीक है। निम्न कोटि के धातु पर जो है उच्च कोटि की धातु को चढ़ा दे रहे हैं ताकि वो संचारित नहीं हो, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग था। बट अगर लोहे के ऊपर हम जस्ता को चढ़ा रहे हैं तो ये आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं कहला करके आपका जो है गैल्वेनाइजेशन कहलाएगा, यानी कि गैल्वेनीकरण कहलाएगा। एक और यहाँ पे टर्म दिया हुआ है वल्केनाइजेशन। तो वल्केनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। वल्कनीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं। वल्कनीकरण में क्या होता है, ये जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक जो रबड़ होता है उसमें हम क्या करते हैं कि सल्फर मिला देते हैं ताकि वो ज्यादा इलास्टिक हो जाए, ज्यादा लचीला हो जाए। तो ये आपका कहलाता है वल्कनीकरण। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि पशुओं का जो हड्डी होता है और दांत होता है उसमें मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं? तो उसमें मुख्य रासायनिक पदार्थ होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट। और हमारे दांतों और हड्डियों में भी यही मुख्य रासायनिक पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रासायनिक रूप से शुष्क हिम यानी कि ड्राई आइस क्या होता है? तो हम लोग जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क हिम या फिर ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस है। तो सामान्य जो वायु होता है, नॉर्मल जो आपका एयर है, उसमें नियॉन भी होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, इसमें आपका हीलियम भी होता है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन जो है नॉर्मल एयर में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रियाओं को रोक देता है या फिर रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने में सहायता करता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल बदलता है यानी कि बढ़ाता है, और ऑप्शन नंबर डी है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को घटाता है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो उत्प्रेरक होता है ये क्या करता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा होता है उसकी स्पीड को, उसके रेट को जो है हाई कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है, यानी कि बदलता है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है किस लोहा में जो है आपका कार्बन सबसे कम होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखो पिटवा जो लोहा होता है इसमें मात्र 0.12 से लेकर के 0.25% ही आपका जो है कार्बन होता है। बाकी सब में देखोगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में बात कर लेते हैं इस्पात का ही, तो इस्पात में देखो इसमें जो आपका 0.25 से लेकर के, मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, 0.25 से लेकर के इसमें जो है आपका 1.5 तक होता है, ठीक है। तो ये आपका हाई हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसी प्रकार से अगर हम लोग जो है ढलवा लोहा में, तो इसमें जो आपका 2.5% या इससे भी अधिक होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि बाकी किसी में भी देखेंगे तो पिटुआ लोहा की तुलना में जो है आपका बाकी के जितने भी लोहा हैं, यानी कि इस्पात हो चाहे कच्चा चाहे ढलवा कोई भी लोहा हो, इसमें जो है कार्बन का परसेंटेज आपका ज्यादा हो जाता है, मात्रा ज्यादा हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर था पिटुआ लोहा। अगला क्वेश्चन है कि कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाली जो गैस है जिसको हम मार्स गैस कहते हैं, ये कौन सी है? तो मार्स गैस का जो है हमने पढ़ा हुआ है कि मार्स गैस बोलते हैं हम लोग मीथेन गैस को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
जो कि है बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है। तो बैटरियों में आपका कौन सा अम्ल इस्तेमाल होता है जिसको हम तेजाब कहते हैं? तो ये है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। मैं लिख भी दे रहा हूँ H2SO4। ये जो है आपका बैटरी में इस्तेमाल होता है, जिसको हम तेजाब बोलते हैं या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं एसिटिक अम्ल के बारे में। तो एसिटिक अम्ल जो होता है ये आपका यूज किया जाता है ये सिरका बनाने में, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये हमारे स्टमक में यानी कि आमाशय में निकलता है, ताकि जो है भोजन के साथ में जो भी जो पाइथोजेंस आए रहते हैं यानी कि जो भी कीटाणु आए रहते हैं उनको जो है मारने के लिए। तो ये आप लोगों को जो है ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि सिरका की प्रकृति अम्लीय होती है यानी कि अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है, अभी हमने इस क्वेश्चन का जिक्र किया था लास्ट क्वेश्चन में, कि सिरका जो होता है उसमें आपका एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। इसी वजह से जो इसका जो प्रकृति होता है, इसका जो नेचर होता है वो नेचर आपका कैसा होता है? अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। बाकी जो है सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाएगा? तो जो सिट्रिक फ्रूट होते हैं जैसे कि लेमन हो गया। लेमन क्या है? एक 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 सिट्रिक फूड है। सॉरी, फूड मतलब कि फ्रूट, सॉरी। तो जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं उन सभी में आपका जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। सल्फ्यूरिक अम्ल का हमने अभी जिक्र किया है कि ये बैटरी में होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी अभी हमने बताया है कि ये आपका स्टोमक में निकलता है यानी कि आमाशय में निकलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था सिरका से संबंधित वो है आपका एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि नींबू और संतरा ये दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों जो है सिट्रिक फ्रूट हैं, और इस वजह से इसमें क्या पाया जाएगा? तो जाहिर सी बात है इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी अगर ऑक्जेलिक अम्ल की बात किया जाएगा तो ये आपका जो है टमाटर में पाया जाता है। ये आपका जो है टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। या फिर कहीं पे जो हम लोग बोल सकते हैं सेव में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो ध्यान रखना है। बाकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभी हमने बताया था, स्टमक में एसिडिक अम्ल के बारे में भी पढ़ा दिया था, जो कि आपका सिरका में इस्तेमाल होता है या फिर सिरका में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन यानी कि प्यूरिफिकेशन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। तो ये आपका होता है क्लोरीनीकरण से। क्लोरीन जो होता है ना वो वाटर को जो है साफ करने का काम करता है, उसमें जो भी कीटाणु होते हैं उनको जो है खत्म करने का काम करता है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीनीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है। तो शर्करा का किण्वन जो है ये आपका ईस्ट में होता है, मतलब जो शुगर होता है, ईस्ट नाम का एक जो फंगस होता है जिसको हम शायद खमीर भी बोलते हैं, मुझे हिंदी का तो नाम ध्यान नहीं आ रहा, बट इंग्लिश में इसको ईस्ट बोलते हैं। तो ईस्ट जो आपका एक फंगस होता है उसमें होता है फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन। इसमें क्या होता है कि जो शुगर यानी कि जो आपका जो ये सुक्रोज होता है इसको ये डाइजेस्ट करता है, और सॉरी डाइजेस्ट बोल रहा हूँ, इसका जो ये ऑक्सीडेशन करता है इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि बिना ऑक्सीजन का ही ये श्वसन होता है ईस्ट में, ठीक है। और ऐसे केस में आपका दो चीज बनता है, एक तो आपका C2H5 OH बनता है, यानी कि आपका ये हो गया एथिल एल्कोहल, और इसके साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और साथ ही साथ आपका 2 ATP रिलीज होता है। एटीपी मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये आपका एनर्जी करेंसी कहलाता है, ठीक है। तो ये 2 ATP रिलीज होते हैं, तो ये आपका कहलाता है ईस्ट में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोलते हैं हम लोग फर्मेंटेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण का अर्थ है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन का द्रवीकरण, ऑप्शन बी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन, और ऑप्शन सी है नाइट्रोजन का अमीनो यानी कि अमीनो एसिड में परिवर्तन, और ऑप्शन डी है वायुमंडल के नाइट्रोजन का पिंडन। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसका पौधे या फिर जो है जंतु, मतलब कि हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं कि उन सभी को जो है कुछ नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं, इसके अलावा अदर जो है आपके मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देते हैं जिसको कि हम लोग यूज कर सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी को जलाते हैं कैसे? वायु की उपस्थिति में, या फिर शुद्ध ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या फिर वायु की अनुपस्थिति में, या नाइट्रोजन और अकीय गैसों की उपस्थिति में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वायु की अनुपस्थिति में अगर हम लोग लकड़ी को जलाते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो आपका कास्ट कोयला यानी कि चारकोल बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है जंतु चारकोल प्राप्त होता है हड्डियों के भंजन आसवन से, या फिर वायु के संपर्क में जंतुओं की हड्डियों के जलने से, या फिर जंतुओं के मांस के जलने से, या फिर वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं के हड्डियों के जलने से। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर कि वायु की अनुपस्थिति में जब आपका जो है जंतुओं का हड्डी
यानी कि बोन जब जलता है तो ऐसे कंडीशन में जो है आपका जंतु चारकोल बनता है। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यस्थ यानी कि इलास्टिक यानी लचीला बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर स्पंज या फिर आपका जो है सल्फर या फिर क्लोरीन। तो इसका करेक्ट आंसर है सल्फर हम लोग मिलाते हैं। अभी इसके पहले भी हमने जो है आप लोगों को बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागजों से ढककर क्यों रखा जाता है? यानी कि रखा जाता है क्योंकि कागज के सेल्यूलोज एसीटेट को ताजा अ, ताजा रखना आवश्यक होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि सूर्य की किरणें काले कागजों के द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाती हैं तथा फिल्म डेवलप में सहायक होती हैं। और ऑप्शन सी है प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि आपका AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड होता है ये प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील है। काला कागज उसको जो है प्रकाश के संपर्क में आने ही नहीं देता और यही आपका करेक्ट आंसर भी है। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं चौथा ऑप्शन भी वैसे दिया क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड का धात्विक चांदी में बदलना आवश्यक होता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं है, यानी कि ये गलत आंसर था। ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी था कि फोटोग्राफिक जो प्लेट होते हैं उनको काले कागजों से इसलिए ढक के रखा जाता है क्योंकि प्लेट जो होता है उस पर लगा रहता है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr जो कि प्रकाश के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है और इस वजह से उसको काले कागज से ढक देते हैं ताकि उसको प्रकाश पड़े ही नहीं, प्रकाश उसको प्राप्त ही नहीं हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्लोरीनीकरण या कह सकते हैं हम लोग, एक सेकेंड, हाँ, क्लोरीकरण जो होता है यानी कि वो क्या होता है? ये ऑप्शन ए है कि क्लोराइड को क्लोरीन में बदलने की प्रक्रिया या फिर आपका अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना या फिर क्लोरीन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया या फिर लवण का बनना जिसमें क्लोरीन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि अशुद्ध रक्त में थोड़ा सा क्लोरीन मिला देते हैं तो इससे क्या होता है कि वो अशुद्ध रक्त में जो भी कीटाणु होते हैं वो सारे मर जाते हैं और फिर जो है आपका यूज करने के लायक हो जाता है। इसी को बोलते हैं लोग क्लोरीकरण या फिर कहते हैं क्लोरीनीकरण या फिर क्लोरिनाइजेशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये 25 क्वेश्चन आप लोगों को बेहतर तरीके से मैं समझा पाया और इससे संबंधित जो फैक्ट हैं एडिशनल वो भी आप लोगों को जो है बहुत अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन सभी लोगों को भी फायदा पहुंचे जिन्हें कि आप फायदा देना चाहते हैं, जिनको आप सक्सेस देखना चाहते हैं। सो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।